हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू पहल क्लासेज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फील्ड देखा बेटा एक्सिस ऑफ रिंग पे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से रहेगा। तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। आर इज द रेडियस ऑफ सोलेनोइड, मान लीजिए एल कुछ टोटल लेंथ है इसकी। करंट जो है जा रहा है इस तरह से और करंट इस तरह से आएगा। सोलेनोइड क्या होती है इन डिटेल हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आपके पास सिलिंड्रिकल कोई शेप में ऐसे कॉइल्स रेप्ड होती है बहुत सारी, देखिए से वायर्स रेप्ड होते हैं बहुत सारे इस पे, ठीक है। तो इस तरह से आपके सोलेनोइड रहती है। अब सोलेनोइड में हमें क्या करना है, मैं एक जनरल डेरिवेशन करूंगा। हमारे सिलेबस में वैसे देखा जाए बोर्ड के अकॉर्डिंग तो केवल आपके एम्पियर लॉ की हेल्प से इनफाइनाइट सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाता है। बट हम एक ऐसा डेरिवेशन करेंगे जो जनरल रहेगा, उसकी हेल्प से हम किसी भी तरह के सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड बता पाएंगे कितना होगा। तो ये सोलेनोइड इस तरह से है, मान लीजिए n गिवन है आपको, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ आपको गिवन है। तो अब देखो ये क्या होता है, यहाँ पे इसको ऐसे करना काफी डिफिकल्ट पड़ेगा, तो हम एक दूसरा डायग्राम निकाल लेते हैं जिसमें हम अपनी कैलकुलेशंस थोड़ा अच्छे से कर पाए, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ और हम समझते हैं कैसे। तो ये इस तरह का कुछ बिहेवियर है। तो बेटा हम क्या करते हैं, लेट अस से कि आपके इस तरह से है। अब इसको बनाने में हम ऐसा बना रहे हैं ताकि आप थोड़ा सा इसको रिलेट कर पाए। ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा कुछ बिहेवियर है हमारे पास, ठीक है। सोलेनोइड ऐसे ही रहती है, करंट्स लगते हुए बेटो। अब क्या करेंगे हम, मान लीजिए इसकी रेडियस कुछ r के बराबर, हमें यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसके सेंटर पे है, ठीक है बेटा। इसके सेंट्रल पे जो सेंटर एक्सिस है सोलेनोइड की, उसके यहाँ कोई पॉइंट है जो एक एंड से आपके सोलेनोइड के एंगल बनाता है θ1 और एक डिफरेंट एंड से जो आपका एंगल बनाता है θ2। ये θ2 एंगल हो गया। ये सिचुएशन है हमारे पास में, ठीक है बेटा। सो दिस इज अ पॉइंट P वेयर वी नीड टू फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन, जो दोनों एंड से एंगल बनाता है θ1 और θ2। आप देखिए ये लेंथ r है, तो पहले कुछ कैलकुलेशन कर ले। ये डिस्टेंस जो हो जाएगी यहां से यहां तक की, वो हो जाएगी r cot θ1। आप चाहे कैलकुलेट करके देख ले। ये जो लेंथ हो जाएगी दैट इज इफ r ये θ1 एंगल है तो ये लेंथ हो जाती है r cot θ1, ठीक है। क्योंकि आप लिख सकते हैं tan θ इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो दिस विल बी r अपॉन tan θ1 दैट इज cot θ1। सिमिलरली ये जो लेंथ हो जाएगी आपकी यहां से यहां तक बेटा, ये हो जाएगी r cot θ2। तो ये हमें जरूरत पड़ेगी लिमिट्स निकालने में, ठीक है। तो ये हमने पहले फाइंड कर ली। अब देखो क्या करना पड़ेगा, आपको पता है बायोट सावर्ट ने हमें सिखाया कि किसी स्मॉल एलिमेंट की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें क्या किया, यहाँ पे हमने एक रिंग मान ली। यहाँ पे हमने क्या करेंगे बेटा, एक रिंग ले लेंगे। तो ये जो एलिमेंट हमने क्या किया, यहां से कुछ डिस्टेंस पे हमने एक रिंग कंसीडर कर ली जिसकी विड्थ है dx के बराबर, ठीक है। रिंग ऐसे जब भी बेटा एलिमेंट के फॉर्म में कंसीडर करते हैं हमें उसकी कुछ विड्थ भी लेनी होगी। तो विड्थ ऑफ दिस रिंग इज dx लेट्स से, और इसमें करंट इस तरह जा रहा होगा उसी तरह जैसा पहले हमने बात की थी बेटू। तो अब याद है कल पिछली क्लास में डेरिवेशन किया था तो ऐसे जा रहा था। तो यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन जो आ जाएगा वो इस तरह से आ जाएगा dB। अब टोटल भी इस रिंग की वजह से बेटा, तो इस रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गया, इसकी विड्थ हो गई dx, ठीक है, और रेडियस r के बराबर। तो हमने क्या बोला, ए स्मॉल एलिमेंटल रिंग ऑफ रेडियस r and width dx is taken। हमने वो बना ली बेटा यहाँ पे, ठीक है, जिसकी ये डिस्टेंस है यहाँ से एक्सिस की x के बराबर। ये डिस्टेंस यहाँ से x डिस्टेंस पे dx विड्थ की रिंग कंसीडर कर ली। अब रिंग की वजह से, अच्छा रिंग dx विड्थ की, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन dx विड्थ, तो वो हो जाएंगे बेटू n dx, क्योंकि n क्या है पर यूनिट लेंथ पे टर्न, और dx विड्थ है तो n dx नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं हम। आपको सिखाया था रिंग की वजह से जो dB होगा वो हो जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट I r स्क्वायर। तो
आई करंट मान लो इसमें जा रहा है ऐसे, ठीक है, तो आई आर स्क्वायर एन नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करते थे, सो दैट इज इक्वल टू एन डीएक्स। अब बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये आ गया हमारा डीबी। आया सबको समझ? अच्छा बताओ, इससे बी निकालना है टोटल, तो क्या ऐसी बहुत सारी रिंग्स की वजह से इंटीग्रेशन कर देंगे? बिल्कुल सर, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो आइए डीबी हमें पता चल गया, तो अब बी नेट लिख लेते हैं। बी नेट इज इक्वल टू इंटीग्रल डीबी एंड दैट इज इक्वल टू, यहां से जो इंटीग्रेशन करना उसको रख के बाकी देखो बेटा बाहर ले लो, तो आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एंड अपॉन 2, ये सब बाहर आ गया। इंटीग्रेशन में बच गया dx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और लिमिट कहां से कहां तक आएगी? x की। देखो इस एंड से इस तरफ, इसको ओरिजिन मानो तो नेगेटिव या पॉजिटिव, तो माइनस आर कोट थीटा 1 से लिमिट आ जाएगी आर कोट थीटा 2। ये बच्चों लिमिट कैसे समझ आया? x यहां है तो इसको ओरिजिन लो पी पॉइंट को, तो इधर माइनस इधर पॉजिटिव, तो इस तरह से आपका माइनस आर कोट थीटा 1 से आर कोट थीटा 1 तक लिमिट आ गया। अब बच्चों इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है आपको, तो कैसे सॉल्व करें इस इंटीग्रेशन को? बताइए देखिए कि कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, किसी भी एक तरीके से आप सॉल्व कर लो, चलता है ना। चाहे इसको आप t की इक्वल रख दो 2x dx की फॉर्म से कर ले, बेस्ट वे होता है आप x को क्या बोलते हैं यहाँ पे r tan थीटा, ये स्टैंडर्ड तरीका है बेटा ऐसे इंटीग्रेशंस को करने का। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू r tan थीटा, ऐसा मान लेते हैं यहाँ पे। तो यहां से ये हो गया, तो dx हो जाएगा r tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर। तो बस अब इन दोनों की वैल्यूज को यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। अब देखो x को r tan थीटा बोला है, हमें लिमिट्स लगानी है। हम क्या कर रहे हैं अभी के लिए, लिमिट्स को भूल के हम x की लिमिट ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। फाइनली हम x की टर्म्स में ही आंसर लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे यदि हम x को r कोट थीटा रख के बेटा थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो वो काफी टफ हो जाता है और वो फिर करना काफी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम बेटा बेसिक से इसको x के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, मैं इस इंटीग्रेशन को पहले सॉल्व कर रहा हूं इधर, सभी बच्चे ध्यान देंगे, वी आर सॉल्विंग द इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं, कितना आएगा, तो हम देख लेते हैं। dx की जगह में लिख सकता हूं r sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन x स्क्वायर को जब रख दूंगा बेटा r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो r स्क्वायर कॉमन आएगा और 1 प्लस sec tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखिए, यहां से r क्यूब, देखो मैं एक बार के लिए लिख लेता हूं सभी बच्चों के लिए, यहां पे मैं लिखूंगा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, तो r स्क्वायर कॉमन ले लूंगा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाता है sec स्क्वायर थीटा, आप सबको पता होगा। मैं यहां लिख देता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो वो यूज लूंगा। तो देखो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ r sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन r स्क्वायर कॉमन आएगा r क्यूब की तरह, और ये बन जाएगा sec क्यूब थीटा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, एक r से एक r कट जाएगा, sec स्क्वायर से sec क्यूब कट जाएगा, और sec को ऊपर ले जाओगे तो cos, तो ये पूरा आ जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन r स्क्वायर को बाहर ले लो चाहे इससे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन r स्क्वायर cos थीटा d थीटा। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बताएगा कोई? सर cos थीटा का इंटीग्रेशन होगा sin थीटा, कितना? sin थीटा के बराबर हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 अपॉन r स्क्वायर sin थीटा, ठीक है। अब sin थीटा की लिमिट्स वगैरह रखनी है, वो रख लेंगे अपन। पहले देखो sin थीटा को इस डायग्राम से क्या लिख सकता हूं, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो sin थीटा, थीटा इज द जनरल एंगल, तो sin थीटा को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप ध्यान से देखें, यहां पे यदि मैं थीटा एंगल लेता हूं तो दैट कैन बी रिटन एज r अपॉन, ये थीटा एंगल कंसीडर करता हूं, सो दिस कैन बी रिटन एज r अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर रूट, ठीक है।
तो यहां से बेटू साइन थीटा आ जाता है आपके पास में। यदि x लेंथ है सो दिस कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ x r प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कोई जनरल थीटा के लिए 3/2 की फॉर्म में आ जाएगा। या देखिए बेटा साइन थीटा आ जाता है। अब लिमिट्स हमें रखनी है कहां से कहां तक, कोई बता सकता है? लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करेंगे हम बेटा इसकी, वापस से इसकी फॉर्म में आ जाओ। देखो अब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम यहां से, ध्यान से देखो तो यहां से लिख लेता हूं बेटा। साइन थीटा आ गया, टेन थीटा है x/r। आप देखिए सभी बच्चे में क्या कैलकुलेशन कर रहा हूं, यहां से आपको बता रहा हूं, सभी बच्चे देखेंगे यहां से थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू है x/r, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ, यहां से समझो बेटा, यहां से अच्छे से समझ में आएगा। सो साइन थीटा आ जाएगा x अपॉन, ठीक है, टेन थीटा होता है इतना, तो साइन थीटा आ जाएगा बेटो x अपॉन रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये पूरा इंटीग्रेशन जो सोल्व होके आ गया वो आ गया आपका 1 अपॉन r स्क्वायर x अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू। ये वैल्यू में यहाँ पे आपके डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ इंटीग्रेशन की बेटा, ताकि x के टर्म्स में आ जाए। तो देखिए आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आ गया म्यू नॉट आई r स्क्वायर n/2, r स्क्वायर यहां से कॉमन ले लूं और लिमिट लगेगी इस पे x अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर की लिमिट है r cot थीटा 1 2 और r cot थीटा 1 माइनस r cot थीटा 1। अब बच्चों देखो ये लिमिट्स x की थी, इसलिए हमने इसको x की फॉर्म में कन्वर्ट किया। देखिए ये प्रूफ और डेरिवेशन थोड़ा टफ पड़ता है क्योंकि बच्चे यहाँ पे इंटीग्रेशन में फंस जाते हैं, और आपको मैं क्यों यहाँ पे लिमिट डायरेक्ट चेंज नहीं कर रहा क्योंकि वो और भी डिफिकल्ट पड़ता है। तो यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन करके वैल्यू निकाली और ये आ गया। अब आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज को, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो यहाँ से r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, वैल्यू आई म्यू नॉट n i/2। आप जब देखो x की जगह r cot थीटा 2 रखोगे तो नीचे भी r cot थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है बेटा cosec स्क्वायर थीटा। कितना होता है, जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वहां रहता है, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cosec और ऊपर क्या है cot। तो देखो क्या बन जाएगा, मैं आपको एक लिमिट रख के दिखा रहा हूं यहाँ पे साइड में, सभी बच्चे ध्यान देंगे। जब मैं ये लिमिट पुट करूंगा तो यहाँ पे देख ले सभी बच्चे, ताकि हम बेटा समझ सके इसको। जब ये लिमिट पुट करेंगे तो ऊपर आएगा देखो r cot थीटा, मैं थीटा के टर्म्स में लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आएगी क्या बचेगा, अपॉन नीचे लिखूंगा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा, तो एक r कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा r स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा r cosec थीटा। आप ध्यान दो, इससे ये कट गया। cot थीटा को लिखा जा सकता है बेटू, सभी बच्चे ध्यान दे, cot थीटा होता है cos अपॉन साइन, और cos से होता है 1 अपॉन साइन, तो साइन से साइन गया, आंसर आएगा cos थीटा। तो थीटा के टर्म्स में देखो आंसर जो आया cos थीटा, तो यहां लिमिट रखूंगा तो वैल्यू बन जाएगी cos थीटा 2 और एक माइनस और एक माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, प्लस cos थीटा 1। तो आपका फाइनल आंसर जो आया, जो कि आपको हरदम याद रखना है, वो आंसर कितना आ गया कि इस पॉइंट पे जो बी आता है सोलेनोइड की वजह से, मैं बेटा नेट आंसर यहां लिख रहा हूं, बी जो आता है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट n i/2 cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2। काफी टफ पड़ता है ये, यदि आप समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है। यदि एक बार के लिए कोई दिक्कत भी रहती है हमें, तो आप क्या करें बच्चों कि इसको डायरेक्टली आप समझे कोशिश करके, ठीक है। आप इसको ये फॉर्मूला याद रखने की कोशिश करें कि किसी थीटा 1 और थीटा 2 वैल्यू पे कितना फॉर्मूला है, कितनी वैल्यू आएगी। तो आई होप समझ आया आप सबको। थोड़ा सा टिपिकल इसलिए है बच्चों, फिजिक्स की वजह से नहीं, क्योंकि ये तो आपको समझ आया होगा हमने कैसे लिखा डीबी। अब उसके बाद ये इंटीग्रेशन पार्ट है तो थोड़ा टफ है, बट ध्यान देंगे तो आ जाएगा। आप स्टेप बाय स्टेप खुद से करने की कोशिश करना, इस सारी प्रोसीजर को आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमने कर लिया। अब देखो इसके कुछ स्पेशल केस आते हैं बेटू, सोलेनोइड के कुछ स्पेशल केस है, आप इसको आराम से लिख लीजिए और उसके बाद हम इसके स्पेशल केसेस देखते हैं। चलो बच्चों, अब हम स्पेशल केस देखते हैं। आपने देखा कि पिछले बार हमने डेरिवेशन निकाल लिया किसी भी एंगल और किसी भी सोलेनोइड के लिए। अब हमें क्या होता है, सबसे पहला स्पेशल केस होता है इसका इनफाइनाइट सोलेनोइड।
इनफाइनाइट सोलेनोइड का मतलब क्या है, ध्यान से देखो। हम बोलते हैं ऐसे सोलेनोइड जिसकी लेंथ बहुत बड़ी हो एज कंपेयर टू उसकी रेडियस। सो लेट्स से यदि ये इसकी लेंथ है बच्चों और ये इसकी रेडियस है r, तो हम बोलेंगे इफ द लेंथ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, तो ऐसे सोलेनोइड को हम इनफाइनाइट सोलेनोइड बोल देते हैं। तो इस केस में आप देखो क्या होगा, ये जो थीटा 1 है ना, अब इनफाइनाइट है मतलब दूर तक जा रही है, तो ये थीटा 1 जो है वो 0 को टेंड करेगा क्योंकि आगे जाके मिलेगा वो तो पूरे इनफाइनाइट तक, और थीटा 2 भी 0 को टेंड करेगा। तो इनफाइनाइट सोलेनोइड के लिए हम बोलते हैं बच्चों थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू 0। आप वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो इनफाइनाइट सोलेनोइड के कहीं पे भी हो पॉइंट, वो तो इनफाइनाइट है दोनों तरफ से, तो बीच में इनफाइनाइट सोलेनोइड के बीच में हम क्या बोलते हैं, जो आंसर आता है वो आता है कितना, किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। तो बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन आई। तो ये हो गया हमारा इनफाइनाइट का, cos 0 1 + 1 2 से 2 कट जाएगा। तो पहला केस हमने देखा कि इनफाइनाइट सोलेनोइड होगी, तो आंसर क्या आएगा बेटा। दूसरा केस देखो, हम बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट सोलेनोइड। लेट्स से सेमी इनफाइनाइट का मतलब एक तरफ से वो इनफाइनाइट है और एक तरफ से नॉर्मल टाइप से। या दूसरा बात करते हैं हम कि इसके एंड पे यहां पे कितना होगा, किसी सोलेनोइड तो उसको सेमी इनफाइनाइट की तरह ट्रीट करते हैं बच्चों। तो यहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो आप देखेंगे तो ये जो थीटा 1 यहीं पे आ जाएगा, तो थीटा 1 हो जाता है बेटा 90 और थीटा 2 हो जाता है 0, ठीक है। तो सेकंड केस है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन बोल देते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बोल दो एट एंड ऑफ सोलेनोइड, किसी एक एंड पे सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ऐसे देखें बच्चों, ध्यान से समझना कि एक तरफ से तो वो क्या हो जाएगा, एक तरफ से इनफाइनाइट है, तो एक एंड पे देखो तो इसको सेमी इनफाइनाइट भी बोलते हैं आप। तो यहाँ पे एंगल 90 हो गया और इस तरफ का एंगल तो वही कितना, लगभग 0 को टेंड करता हुआ। तो आप क्या बोलोगे इसके केस के लिए कि थीटा 1 हो जाएगा 90 और थीटा 2 हो जाएगा 0। यहाँ वैल्यू रखो cos 90 0, cos 1 1, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपके म्यू नॉट ni/2। तो आपसे कई बार ये भी बोलते हैं प्रूव करो कि सोलेनोइड के एंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसके बीच में जितना मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका /2 होता है। तो आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसको सेमी इनफाइनाइट का केस भी ले लेते हैं, तो ये ध्यान रखे बेटा, पक्का। तो जनरल डेरिवेशन सेमी इनफाइनाइट सोलेनोइड या सोलेनोइड के एंड पे और इनफाइनाइट सोलेनोइड, ठीक है। तो ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी है। इसका एक छोटा ट्रिक भी होता है बेटा, समझो। यदि ये इसके एंड पे पूछा है तो क्या मैं ऐसे कैसे एक सोलेनोइड इधर बना सकता हूं, ध्यान से देखना। मैं दोबारा इसका डायग्राम बनाता हूं। मान लो ऐसी सोलेनोइड थी और इसके यहाँ एंड पे हमें पूछा है, तो हम बोलते हैं ऐसे कैसे सोलेनोइड इधर बना दो एक पूरी करने के लिए। तो इस पूरी इनफाइनाइट की वजह से बीच में होता है म्यू नॉट आई एन आई, तो आधी हटा देंगे तो म्यू नॉट ni/2। तो देखो बहुत सारे तरीके हैं समझने के। जनरल डेरिवेशन आपको पता है तो आप आसानी से कर पाते हैं, ये ध्यान रखना बेटा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमारे सिलेबस का पार्ट कम है देखा जाए तो, बट ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप। ये जरूर हमारे सिलेबस में डेरिवेशन है इसका एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपकमिंग लेक्चर में, वो हम शुरुआत करेंगे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से देखते हुए मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर पहले मैग्नेटिक फील्ड पूरा कवर करेंगे, फिर उस पे फोर्स पे जाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड कर लेंगे हम, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखते हुए बाकी फिर हम आगे बढ़ाएंगे कहानी को अपनी ओर, जो काफी इंपॉर्टेंट रहता है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। अब आपको कोई भी डाउट है आज के डेरिवेशन में, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करें। थैंक्स।